Welcome my curious friend. Today we are going to study introduction of pair of linear equation in two variable जो कि है चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जब ये इसका चैप्टर 3 का जब आप नाम सुने हैं तो आपको कुछ सुना सुना लग रहा है कि नहीं? क्या सुना सुना लग रहा है कि पेयर ऑफ को अगर हटा दिया जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, तो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, आगे का फॉर्म है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर क्लास 10th में बताया गया है। समझ गए? तो आपने वहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल सबको मैंने बता दिया था, तो एक बार उसका भी इंट्रोडक्शन अगर आप देख लें तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लगा है, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि जिस चैप्टर का जो नाम है उसी से पूरा चैप्टर बनता है। तो चैप्टर का जो नाम है पहले उसी को समझ लेते हैं, एक एक वर्ड को। ठीक है, तो हमें पूरा चैप्टर अपने आप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है अलजेब्रिक, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल के साइन से अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे यहाँ पर है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन क्या है? इक्वल के साइन से जुड़ा हुआ है, मतलब इज इक्वल टू जीरो। जब तक इक्वल नहीं रहेगा जब तक ये पूरा सही से नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर वो इक्वल के साइन से अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आप लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब जानना हो आपको तो पॉलिनोमियल क्लास 9th में आप जाइए, उसका इंट्रोडक्शन आप सर्च करिए तो आ जाएगा बाय लिफ्ट क्लास। क्लियर है? तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन का जो डिग्री होती है अगर वो 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा डिग्री क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे देखो 2x + 3 है, 2x + 3। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ठीक है, अगर बहुत से अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो अगर x की पावर, ठीक है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है वही डिग्री होती है। डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल कह दो या डिग्री ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कह दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो यही क्या हो गई? डिग्री ऑफ दी इक्वेशन। क्लियर है? अब इसी तरह से ये भी 1 वेरिएबल वाला है। अब यहाँ पे हम 3 वेरिएबल वाले देख लेते हैं। जैसे 1 वेरिएबल है तो उसी की जो हाईएस्ट पावर होगी वही होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई मीन टू से दैट इक्वेशन, पॉलिनोमियल की बात होगी पॉलिनोमियल, और किसकी बात होगी? इक्वेशन की बात होगी तो इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास x + y + z इज इक्वल टू 1 लिखा है, हम सब मान लेते हैं 1 लिखा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? अब यहाँ पे चेक करना होगा, जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो हर एक टर्म का, जैसे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इधर भी एक टर्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन कितने टर्म से मिलकर बना हुआ? 1 2 3 4। क्लियर है? तो यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स हैं, तो हर एक टर्म का हमें जो वेरिएबल्स होगा उसका हाईएस्ट पावर चेक करना होगा। तो यहाँ पर क्या है? 1 है हाईएस्ट पावर। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 0 है। क्लियर है? तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? यहाँ पे देखो x एक ही था, ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल था इसलिए मैंने x यहाँ पे लिखा। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। 1 है। अगर जैसे देखो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, सपोज कर लेते हैं ना, मैथ तो पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी। तो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो वही हो जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें क्या है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की क्या हुई? 1 हुई। तो यही क्या हो जाती है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। और पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल। ये हो गया क्लियर? समझ गए? अब यहाँ पे ऐसे ही 2 वेरिएबल्स का है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जल्दी बताओ। लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी जो डिग्री होती है 1 होती है। वो चाहे 1 वेरिएबल में हो, चाहे 2 वेरिएबल में हो, चाहे 3, चाहे इनफाइनाइट वेरिएबल्स में हो, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन हम समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम समझेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है। जिसके पास 2 वेरिएबल्स हो, 1 वेरिएबल होगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं मानेंगे। अगर 1 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हो गए तो उसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलो अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे ये x और y है एंड p एंड q, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी चलो अब आगे देखते हैं।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जाने से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स थोड़ा समझ लें। जैसे 2x + 3 है, 3z - 4 = 8, 6x + 5 = 0। तो सबसे पहले आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन होगा चाहे वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल, इनफाइनाइट वेरिएबल हो, लेकिन लीनियर लगा हो तो उसका मतलब उसकी डिग्री इक्वेशन की क्या होगी, 1 होगी। पॉलिनोमियल है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 3 है, 3z - 4 है, तो ये क्या है सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, z सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए ना। और इसके हाईएस्ट पावर क्या 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फार्मूला तो मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए, ax + b = 0। यहाँ पे x क्या होता है, वेरिएबल होता है, a एंड b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो गया तो बचेगा कि कांस्टेंट। हमें चाहिए था वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल तो एक चाहिए था, a अगर 0 हो गया तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जैसे टू वेरिएबल्स की बात किया, लीनियर इक्वेशन तो होगा लेकिन उसमें टू वेरिएबल्स होंगे। तो x + y, यहाँ पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, = 0। m + 4n = 8, यहाँ पे m भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है। यहाँ पे 3y - 5x, ये भी वेरिएबल है, ये भी। यहाँ पे y + x, y + x = 0, x² + x, y + y² = 0। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म इसका समझ लेते हैं कैसे होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस तरह से होता है कि ax + by + c = 0 होता है। यहाँ पर a b c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन आप समझ जाइए, a b c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। और a एंड b बोथ आर नॉट 0, मतलब कोई एक 0 हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और तीसरी बात यह है, क्या है कि a² + b² ≠ = 0। समझ गए ना। इसका देखो, सबसे पहले तो आप a, b, c आर कांस्टेंट। क्लियर है, ये हो गया। सेकंड में a एंड b बोथ आर नॉट 0, मतलब एक साथ 0 नहीं हो सकते। और जब एक साथ 0 नहीं हो सकते, हम समझ ले कि a की वैल्यू हमने 1 मानी और b की वैल्यू अगर 0 मानी, तो अगर हम a² + b² करेंगे तो ये ≠ 0 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर = 0, क्योंकि 1 = 0। समझ में आ गया। तो इस वाले फार्मूले का, एक्सप्रेशन का यही मतलब है। समझ गए। तो ये तीनों बात आप याद रखिएगा, 1 2 3। तो जब कभी क्या कहते हैं एग्जाम में आएगा, ऑप्शनल आजकल ज्यादा आ रहा है, तो ये भी होना चाहिए, ये भी तीनों होगा, तभी आप उस पर टिक करिएगा। समझ गए ना। तो ये होगा जनरल फॉर्म ax + by + c। x एंड y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, x एंड y की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, m n p q। ठीक है, अल्फा बीटा, तो उससे घबराना नहीं है। और यहाँ पर a b c क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, इसकी भी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, वो भी बड़े आराम से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, चाहे टू वेरिएबल में हो चाहे थ्री वेरिएबल में, तो डिग्री 1 ही होगी। क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा x + y, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, = 6, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर है 1 है, तो इसको हम कह देंगे, क्या कहेंगे जल्दी बताओ, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। m + 4n = 8, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी भी डिग्री 1 है। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं, ये भी है। 3y - 5s = 0, यहाँ पे y एंड s दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं, वो भी बड़े आराम से। और इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे आप देखिए y + x, y + x = 0, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अब जब यहाँ पे एक साथ दो आ जाते हैं ना, तो इसका 1 और इसका 1 ऐड हो जाता है, 1 + 1, ये क्या हो गया, हाईएस्ट पावर 2। अब यहाँ पर x की एक ही वैल्यू। समझ गए ना। तो ये सब कैसे आया, क्या आया, लीनियर इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल्स क्लास 9th, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9th। अब जब सर्च करेंगे तो उसमें मैंने जब पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है, तो ये सब फॉर्म मैंने करके बताया। तो यहाँ पे सिंपल सा आप समझ जाइए, जब एक साथ 2 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो सबका एडिशन, सारे पावर्स को ऐड करके उसको हम लिखते हैं। तो इसका पावर कितना हो गया, टोटल वेरिएबल्स का पावर टोटल कितना हो गया, 2, और यहाँ पे 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई। अब आप जानते हैं जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इक्वेशन है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पे भी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 + 1, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है और डिग्री भी इसकी 2 ही होगी। इसलिए
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, इसलिए ये भी फिनिश। ठीक, अब हम अपने आगे वाले फॉर्म में चलते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर का जो नेम है वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक नाम, दो नाम, तीन नाम, 3 नेम से ये जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो कभी भी आप कन्फ्यूज ना होइएगा एग्जाम में। क्लियर है? ज़्यादातर एग्जाम में तो कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे किसी से हम पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिएगा। अब जैसे जब हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिर्फ टू वेरिएबल्स था, तो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते थे। ए बी सी कॉन्स्टेंट था, ए एंड बी बोथ आर नॉट 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो हम समझ गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर होंगे, मतलब दो दो इक्वेशन होगा। एक होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, सही है, फिर दूसरा भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगा। पेयर में काम चलेगा, जैसे लड़का और लड़की एक एक पेयर बना दो, कोई क्या कहते हैं, फिजिक्स और मैथ का पेयर बना दो। इस तरह से पेयर बना के ही चलते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट टीम में होता, पेयर में तो जाते हैं प्लेयर्स जो हमारे, वो पेयर में जाते हैं, दो दो के पेयर में जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो पेयर्स में होगा। ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो ये फॉर्म हो गई। तो यहाँ से आपको कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 1 1 1 और यहाँ पे 2 2 2। तो ये तो सिंपल सी बात है, इससे कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको ये ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो सेम वेरिएबल इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कहेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, नहीं तो नहीं है। समझ गए ना? यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो, यहाँ पे भी कांस्टेंट कुछ भी हो, लेकिन जो वेरिएबल्स हो यहाँ पर फर्स्ट वाले में वही सेकंड वाले में होना चाहिए, जो सेकंड वाले में वेरिएबल्स हो वही फर्स्ट वाले में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कहेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट या रियल नंबर कुछ भी कह सकते हो। और उसके बाद a1 एंड b1 बोथ आर नॉट 0, मतलब एक साथ ये और ये जो इससे कोफिशिएंट लगा हुआ है x और y से, वो एक साथ 0 नहीं हो सकता। वही बात इसमें भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ले लिया है, 3 एग्जांपल्स ले लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाले में देखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत की बात है? क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है। क्लियर है? जो वेरिएबल्स यहाँ पे है वही वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, जो वेरिएबल्स यहाँ पे है वही वेरिएबल्स यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज ए पास। ये भाई साहब पास हो गए, क्योंकि ये बता दिए कि मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हूँ। ठीक, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम देखेंगे क्या इस फॉर्म में है। यस, इस फॉर्म में है, ये भी इस फॉर्म में, ये भी इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल और सेम वेरिएबल यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे x प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे z आ गया, यहाँ पे x है। तो अगर एक सेम है तब भी नहीं माना जाएगा, अगर दोनों भी सेम नहीं है तब भी नहीं माना जाएगा। ये नहीं है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ x ही मिल रहा है, y कहाँ मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होता, यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू 5 होता, तब भी ये नहीं माना जाता। या तो दोनों अलग होगा तब भी नहीं माना जाएगा, अगर एक भी अलग होगा तब भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का तो सबसे बड़ा पहचान यही है कि जो फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स हो वही सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल्स वही सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जब होगा तो कितने टाइप से ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगा, मतलब दो दो इक्वेशन होगी, तो उसके लिए दो दो लाइन होगा। तो अगर 2 लाइन है तो कितने टाइप से वो अटैच हो सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे से दूर जा सकता है, इसको हमें देखना होगा। तो 3 टाइप से हो सकता है। एक तो होगा कि एक लाइन कभी ना कभी इंटरसेक्ट हो सकती है, एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों लाइन पैरेलल एक दूसरे को, और एक ऐसा टाइम भी आएगा कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो। ठीक है, तो यही 3 टाइप्स का हो सकता है। तो अब हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
ये तो आप समझ गए ना कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो या तो इस तरह से हो सकता है, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से। अब हम पहले समझ लेते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, क्योंकि इनसे कंफ्यूजन बहुत रहती है। अब यहाँ पर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स which has at least one solution is called a constant pair of linear equation। तो consistent आप कब कहेंगे, जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एट लीस्ट वन सोल्यूशन हो, मतलब कम से कम एक सोल्यूशन तो हो ही, मतलब यहाँ पे कम से कम एक सोल्यूशन हो, तब भी आप उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस। एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन कम से कम की बात कही गई, क्रिटिकल पॉइंट की बात कही गई है कि अगर एक सोल्यूशन हो, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे कि ये कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एक से ज़्यादा होगा तब भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन जीरो होगा तब क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट। A pair of linear equation which has no solution is called an inconsistent pair of linear equation। तो सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन को जितने टाइम्स कट करती है वही सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सोल्यूशन इसमें आएगा इंटरसेक्ट जब होगा, और कोइंसिडेंट में तो एक दूसरे को ओवरलैप हर जगह पे काट रही है, तो ये हो गया इनफाइनाइट, और यहाँ पे एक दूसरे टच ही नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, नो सोल्यूशन। तो ये हो गया कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट, और ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नया टॉपिक है क्या, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने सब कुछ पढ़ा, जाना पहचाना। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है, वो कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स का है। एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ लें कि जब आपको इक्वेशन दिया होगा तो तुरंत आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें क्या है, कैसे है। ठीक है, तो आपके पास समझ लो ये दो इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, और सब कुछ क्लियर है। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये है। अब यहाँ पे हम रेशियो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रेशियो। यहाँ पर रेशियो A1 A2 का, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है जो कि कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है x माइनस 2y, तो A1 क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर A2 क्या होता है, जो यहाँ पर दूसरे वाले में x का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे 3 है। अब इज इक्वल टू पहले हम करेंगे, यहाँ पे क्या B1 क्या होता है, जो y का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे -2 है, और B2 क्या होता है, जो यहाँ पर दूसरे वाले में y का कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे 1/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 1/3 इज इक्वल टू -1/2। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। तब जब इक्वल नहीं होगा तो हम कह देंगे, जब इसका ग्राफिकल डिजाइन हम जब करेंगे, लाइन जब हम खींचेंगे, ठीक है, तो ये कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो आप जानते हैं सिर्फ एक ही जगह पर ये टच होती है, ठीक है, एक ही जगह पे एक दूसरे को काटती है लाइन, तो वही क्या होगा, सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और जब आप जानते हैं कि कम से कम अगर एक सोल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले पर। यहाँ पे क्या है, अगर आपको दिया हो दो लाइन्स, दो इक्वेशन आपको दिया हो, तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा रेशियो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 और C1 बाई C2। अगर इस तरह से आ गया तो आप कह देंगे ये कॉन्सिडेंट लाइन्स है और इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, वो एक कंसिस्टेंट है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पर -18 है। तो ये हो गया A1 A2, ये हो गया B1 B2, ये हो गया C1 C2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और ये माइनस तो माइनस फिनिश। ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। ये हमारा क्लियर आ रहा है। जब ये क्लियर आ गया तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब ये एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप होगी। ठीक है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप होगी। और आप जानते हैं जहाँ जहाँ पर लाइन एक दूसरे को टच करती है, कट करती है, वो क्या होता है, उतने सोल्यूशन होते हैं। तो एक दूसरे पर तो पूरा पूरा ओवरलैप है, तो जितनी बड़ी ये लाइन होगी उतनी बड़ी दूसरी लाइन होगी, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, एक सोल्यूशन या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होगा तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट में, क्योंकि एक तो हो गया कंसिस्टेंट, एक ये हो गया, एक बचा था क्या, पैरेलल वाला। अब यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए, लेकिन इज इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, A1 A2 क्या होता है,
1/2 यहाँ पे है, B1/B2 क्या है 2/4 है, और C1/C2 क्या है -4/-12 है। तो ये हो गया 1/2, 2 1 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 1/2 -1/2 नहीं, सिर्फ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये सेम आ गया, ये नहीं सेम आया, तो इस फॉर्म में बन गया। तो जब इस तरह का होगा तो इसको हम कहेंगे ये पैरेलल लाइन से, एक दूसरे के पैरेलल लाइन से, कोई इसमें कॉमन सी बात नहीं है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कट नहीं किया तो ये हो गया नो सोल्यूशन इसमें होगा, और जब नो सोल्यूशन है तो ऐसे लाइन्स, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर है, या सिंपली आप इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। तो आपने ग्राफिकल मेथड से तीनों टाइप्स आपने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं हम अपना अलजेब्रिक मेथड पढ़ने। ठीक है, अब अलजेब्रिक मेथड में भी 3 टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी के जगह पे किसी को बैठा दो। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जब वो अगर यहाँ से देश से बाहर चले गए तो उनकी जगह पर क्या होता है, उप प्रधानमंत्री बैठ जाता है ना। कोई बॉस है, वो अपनी जगह जब कहीं पे जाता है तो दूसरे को बैठा के जाता है। क्लियर है, तो वही सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के जगह पे किसी को कर दो। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखना होगा x + y = 14 है, x - y = 14 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दो, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके y की, या तो y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दो, तो आपको एक वेरिएबल का वैल्यू है वो पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा वैल्यू तो अपने आप से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू जब पता चल गई तो y की पता चल जाएगी, x की पता चल गई तो y की पता चल जाएगी, या y की पता चल गई तो x की पता चल जाएगी ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। क्लियर है। अब यहाँ से हम एक को हम x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, x = 14 - y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे x के प्लेस पर। तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 14 - y = 4। ये हो गया, समझ गए। अब यहां पर 14 - y, तो ये हो गया 14 - 2y = 4। यहां हो गया 14 - 2y = 4। बार बार वही मैं लिख रहा हूं। अगर ये -2y इधर जाएगा क्या होगा, +2y, तो 2y पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 14। अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा 4, ये हो गया 2y = 10। 2 5 जा 10, y की वैल्यू हमारी आई 5। अब y की वैल्यू 5 आई। अब या तो इसमें आप पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट करूंगा इसमें, तो x - 5 = 4। तो x की वैल्यू 4 + 5, x की वैल्यू हमारी आ गई 9। अब यहाँ पे भी आप किसकी, y की वैल्यू 5 करेंगे तो इधर जाएगा माइनस होगा, तो ये यहाँ पे भी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू बड़े आराम से मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कहीं से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा, या आप यहाँ से निकालते और यहाँ पे पुट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम चलते हैं अपने अलजेब्रिक मेथड के सेकंड पार्ट में। अब सेकंड मेथड हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, मतलब एलिमिनेट आप कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे कोई टीचर है या कोई आपके यहाँ काम करता है तो उसको आप कहते हैं चल निकल, बहुत हो गया तेरा, बहुत देख लिया, तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ये होता कैसे है, तो जैसे यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। यहाँ पे 2x + 4y = 9 है, 4x + 6y = 8 है। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की थी। यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर x है, y है, तो आपको सिर्फ एक का ध्यान देना होगा, दोनों की जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसको आपको इक्वल करना होगा, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। एक को आपको अपने दिमाग से, चील की निगाह से आपको देखनी होगी कि एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। तो अगर हमें x का कोफिशिएंट दोनों जगह पे बराबर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा बताइए। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में तो हमारा 4 हो जाएगा नीचे वाले का, और नीचे वाले में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसको चेंज ही नहीं करना है। तो ऊपर वाले में अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x + 4 2 जा 8y = 9 2 जा 18। क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया 4x + 6y = 8।
अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जैसे प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस। अब यहाँ पे 4x और 4x कैंसिल हो गया, फिनिश, खत्म। अब यहाँ पर 8y माइनस 6y, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, पॉजिटिव का 2y। अब यहाँ पे आप जानते हैं 18 माइनस 8 कितना बचता है, 10 बचता है, वो भी पॉजिटिव का। 2 5 जो आप जानते हैं 10, तो y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। जब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, अब क्या करोगे, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, चाहे जिसमें पुट कर दो। यहाँ पे 4x प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आ गया 4x इज इक्वल टू 8 माइनस 30। क्लियर है, यहाँ पे आ गया 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया ये 22। अब इसके आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू 22/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 5.5। तो ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पर, इसको कैसे करना है चलो देखते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड है, अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड एग्जांपल है एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ पर दिया हुआ 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। यहाँ पे क्या 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आप एक चील की निगाह आप लीजिए और या तो x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर दीजिए, या तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। तो मुझे जो लग रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करें 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 से, तो y का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, और यहाँ पे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये क्या हो गया 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375, 75 इंटू 5 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33। क्लियर है, समझ गए ना। अब यहाँ पे तो हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि प्लस करेंगे या माइनस। यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो ये 15 प्लस का माइनस 15, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया एलिमिनेट, मतलब खत्म, फिनिश। अब यहाँ पे 15 और 18, आई मीन टू से 50x प्लस 18, ये कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 6, ये x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8, ये हो गया 0 7 3 10 0 और 3 1 4, ये हो गया हमारा इतना। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आएगी 6 आएगी, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब x इधर रहेगा 408 डिवाइड बाई 68 करोगे तो 6 आएगा आपका। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, अब y की वैल्यू चाहे जहाँ से हम पता कर लेंगे, तो ये वाला हम ले रहे हैं, तो 6 इंटू, जल्दी बताओ, x की वैल्यू 6 है, समझ गए, माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ठीक है, या तो आप ये दोनों जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन है उसको ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, लेकिन ये आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, यही वाला हम करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब आप जानते हैं ये माइनस है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये हो गया 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 5y। आपको दिखा ही रहा होगा, ये हो गया 5y। 36 माइनस 11 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25, और आप जानते हैं 5 5 या 25, तो y की वैल्यू हमारी जो आ गई वो आ गई 5। क्लियर है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 आ गई, ये भी बड़े आराम से। तो एलिमिनेट हमने कर दिया। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया कि हम एक जो टर्म है, एक वेरिएबल के टर्म को हम पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x वाले टर्म को हमने एलिमिनेट कर दिया और y वेरिएबल्स की वैल्यू हम ले आए, उसके बाद हम दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू हम लाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने y वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, x वाला जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आ गई, और जब x की वैल्यू आ गई तो उसके हिसाब से हमने इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की और हमारा y की वैल्यू आ गई, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है या तो y वाले टर्म को या तो x वाले टर्म को। क्लियर है ना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्या है। अलजेब्रिक मेथड में ये अब लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक था ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्या है इसका नाम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ पर दो क्या होगा, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ पर एक x जो वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह 1 कर देते हैं, और जो वेरिएबल्स होता है x यहाँ पे और y यहाँ पर, और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है, मेथड, इस तरह से करते हैं। उसके बाद हमारी इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो ये कैसे होता है, x हम लिख देंगे, y हम लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जब हम x का जो ये नीचे कैसे लिखेंगे, इसको समझ लो हमने ढक लिया, इसको हमने ढक लिया, तो यहाँ पे b1 लिखेंगे, यहाँ पे b2, x वाले को पूरा ढक लिया,
और यहाँ पे B1 B2 लिखेंगे, C1 C2 लिखेंगे बड़े आराम से। और जो जब y की बारी आएगी तो यहाँ पर हम y वाले को ढक लेंगे और यहाँ पर A1 A2 सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, तो C1 C2 लिखेंगे, उसके बाद A1 A2 लिखेंगे। समझ गए ना? यहाँ से जब हमने ढका था x वाले को तो अपने आगे बढ़े थे, ठीक है, आगे बढ़े थे, B1 B2 लिखा, C1 C2। तो जब कभी भी B1 y वाले को जब आप ढकेंगे तो क्या आप कैसे लिखेंगे? इधर बढ़ेंगे, पहले C1 C2 लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो A1 A2 लिखेंगे। और जो कांस्टेंट की बारी आएगी इस तरह से, तो आप जानते हैं स्टार्ट इधर ही से हो रहा है, ये इधर से गया फिर इधर से, साइक्लिंग फॉर्म होता है ना इस तरह से, इधर फिर इधर फिर इधर, साइक्लिक फॉर्म में जा रहा है। तो 1 जब है कांस्टेंट, 1 किसको बता रहा है? कांस्टेंट को। जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको A1 A2 B1 B2 इस तरह से लिख देना है। अब आगे कैसे और सॉल्व होगा, इतना तो हमने लिख दिया, आगे इस तरह से सॉल्व होगा, x डिवाइड बाई, ठीक है, x डिवाइड बाई B1 C2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब दूसरा लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे B2 C1, क्लियर है, इज इक्वल टू y का जब लिखेंगे तो यहाँ पे C1 A2 लिखेंगे, माइनस C2 A1 लिखेंगे, वो भी बड़े आराम से इक्वल्स का साइन और 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे A1 B2, उसके बाद माइनस लगाएंगे हर एक जगह पर। जब एक बार ये कंप्लीट हो गया, दूसरा का जब लिखेंगे तो माइनस लगा के, एक जब कंप्लीट हो गया दूसरे को लिखेंगे माइनस लगा के, एक कंप्लीट हो गया दूसरे को लिखेंगे माइनस लगाकर। अब यहाँ पर x एंड y की वैल्यू कैसी आएगी? ये तो पूरा कांस्टेंट आएगा, समझ रहे हो ना? A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे समझ लो 1 डिवाइड बाई पूरा एक कांस्टेंट आएगा। एक बार इस पूरे को इससे कंपेयर किया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक बार इस वाले से इसको पूरे को कंपेयर किया जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको लेकर बता दूं या ना बताऊं। अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का एक एग्जांपल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, या तो आप इसको ना लिखे डायरेक्ट आप इसी में आ जाइए। तो x हमने लिख दिया, चलो पूरा बता दे रहे हैं, लेकिन आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए था, डायरेक्ट आप इसी को लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसी को लिखिएगा। तो एक बार पहले हम x y और 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पे क्या क्या रहेगा, आप जानते हैं जब x की बात की जाती है तो x वाले को पूरे टर्म को ढक दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3 5 और यहाँ पे -46 और यहाँ पर -74, क्लियर हो गया। तो y की बात आती है तो इसको ढक लिया जाता है, इधर क्या होता है समझ रहे हो ना, -46 और 74, ये तो यही रहेगा क्योंकि ये C1 C2 है। उसके बाद 2 3 होता है, क्लियर हो गया। और जब कांस्टेंट की बारी आएगी तो इसको हम ढकेंगे, सबसे पहले 2 3 लिखा तो 2 3 लिखा ही है, उसके बाद 3 और 5 लिखते हैं, ये हो गया। और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब यहाँ पर x डिवाइड बाई कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू -74, 3 इंटू -74, और जब एक कंप्लीट हो गया दूसरे करने के लिए माइनस लगाएंगे, उसके बाद 5 इंटू -46, ठीक है, ये समझ लो इतना पूरा हो गया, ये इतना पूरा हो गया। अब यहाँ पर y की जब वैल्यू का आप करेंगे तो y इज इक्वल टू -46 इंटू 3, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब दूसरा वाला क्रॉस वाला लिखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे माइनस तो लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा -74 इंटू 2, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 5 माइनस क्या 3 इंटू 3, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से x, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, -74 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस 230, ये हो जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पूरा 230 ये प्लस में आ गया। यहाँ पर y डिवाइड बाई -46 इंटू 3 -138 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आ गया 148 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 - 9। अब यहाँ पे आ गया हमारा टोटल x डिवाइड बाई 8, यहाँ पे y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1/1। अब एक बार इस पूरे को इससे कंपेयर करेंगे, एक बार इस पूरे को इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर x बाई 8 इज इक्वल टू 1/1, तो 1/1 का मतलब 1, क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1/1, तो y इज इक्वल टू 10 यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसलिए इस टाइप से आप सिंपल से आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम में अगर ना कहे कि किस मेथड से निकालना है, तो जो आपको पसंद आए उस मेथड से निकालिएगा, क्लियर है। और अगर कहेगा कि इसी मेथड से पर्टिकुलरली इसी मेथड से निकालिए, तो उस मेथड से निकालिएगा। तो सब कुछ मेथड मैंने ग्राफिकल भी बता दिया और अलजेब्रिक भी बता दिया,
पूरे 6 मेथड बता दिया है, वो भी बड़े आराम से। तो आई होप यू एंजॉय इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।